Hello friends, so in this lecture we will learn about the declination of Mughals in India. हेलो फ्रेंड्स, सो इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि मुगल्स का डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, इसके पहले वाले जो लेक्चर थी ना उसमें मैंने ये समझाया था कि पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियंस कैसे हुआ। ठीक है, तो वो लेक्चर आप जब प्लेलिस्ट ऑन करोगे ना, प्लेलिस्ट में सबसे पहले ये आएगा, ये वाली लेक्चर आएगी। ठीक है, उसके बाद सीरीज में आएगी, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि कौन सी लेक्चर पहले है, कौन सी दूसरे पे है, कौन सी तीसरे पे है। तो आप सीरीज वाइज ही देखना उसको। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये समझेंगे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल कैसे हुआ। पहले हम लोग ये देखते हैं कि मुगल का स्टार्ट कैसे हुआ। अब हम लोग सिर्फ मुगल वाले चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पहले के जितने भी किंग्स एंड क्वीन थे उनको क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ से हमारी पिक्चर स्टार्ट होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मुगल का जो शासन था वहाँ से हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इसके जो प्रीवियस वाले जो जितने भी राजा थे वो आप लोग एंशियन एंड मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुगल का क्या रोल था। ठीक है, और कौन कौन सी राजा महाराजा जो थे रूल करे थे डेक्कन में, नॉर्थ में, तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी। तो मुगल का इस्टेब्लिश कैसे हुआ मुगल इंडिया में। ठीक है, तो जो बाबर थे ना, मुगल के रूलर थे बाबर, उन्होंने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि था 1526 में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, इसको मार्क किया जाता है कि मुगल का रूल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस थी, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ा साम्राज्य मुगल, ठीक है, तो वो कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, कैसे उसका पतन हुआ। ठीक है, तो कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल कॉजेज हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल कॉजेज हैं, कुछ रिलीजियस कॉजेज हैं। तो इसको तीन चीज़ों के अंडर हम लोग समझ सकते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल। सबसे पहले एक जो अकबर के टाइम पे एक सिस्टम उन्होंने लाया था, मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी नोबल्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको एक रैंक दिया जाता है जिसको हम लोग मनसब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4000 रैंक। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या डिटरमाइन करता है कि आपकी क्या स्टेटस है, आपकी क्या सैलरी है, और आपको कितने सोल्जर्स को मेंटेन करना है। ठीक है, पर्टिकुलर एक पर्सन को अगर कोई मनसबदार घोषित किया जाता है कोई रैंक पे, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको उतने नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन करने हैं। हाँ, और आपको कैवलरी घुड़सवार सोल्जर्स भी मेंटेन करने हैं। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है आपको सोल्जर्स मेंटेन के, बट इसको मेंटेन करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी, तो एक और सिस्टम था जागीरदारी सिस्टम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नोबल्स को आप एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे। ठीक है, अब इस पीस ऑफ लैंड से वो जो पर्टिकुलर मनसबदार है वो उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसको क्या यूज करेगा, वो अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए यूज करेगा और अपनी सैलरी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सैलरी अकबर क्या करते थे, उनको सैलरी की जगह एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे जिसके थ्रू वो अपने आर्मी को भी मेंटेन करें और अपनी सैलरी भी उसी लैंड से ले लें। ठीक है, ये सिस्टम चलता था। तो बट औरंगजेब के टाइम पे आते आते क्या हुआ यहाँ पे, अब ऑब्वियस सी बात है लैंड तो लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन क्या होता था, इतने ढेर सारे इतने ज्यादा मनसबदार इंक्रीज हो गए थे, तो अब छोटी छोटी लैंड्स देनी पड़ी सबको। ठीक है, अब मान लीजिए छोटी लैंड है, ठीक है, और सॉइल क्या है और लैंड फर्टाइल नहीं है, तो उस पर क्या होएगा, टैक्स कम आएगा। टैक्स कम आएगा तो सोल्जर्स पे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उनके फूड पे, उनकी ट्रेनिंग पे, ठीक है, वो भी लेस होगा। अब वो लेस होगा तो क्या होंगे, हमारे सोल्जर्स क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, इनकम्पिटेंट होंगे। ठीक है, वो आर्मी क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, और करप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मनसबदार को अपनी सैलरी नहीं मिल रही है तो वो क्या करेंगे, करप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। ठीक है, मनसबदारी क्राइसिस एंड जागीरदारी क्राइसिस स्टार्ट हो गई थी, स्पेशली इन द डेक्कन कैंपेन। ठीक है, नाउ अब आता है
वही चीज इसमें लिखा गई है, मनसबदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, वीक आर्मी एंड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। अब कुछ आते हैं पॉलिटिकल कॉजेस, ये तो हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, फाइनेंशियल कॉजेस, कुछ हैं पॉलिटिकल कॉजेस। तो जो अकबर के टाइम पे या मुगल के जो पहले के टाइम पे अकबर की पॉलिसी क्या थी, अलायंस मेकिंग, ठीक है, वो अलायंस में विश्वास रखते थे, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना अलायंस पॉलिसी थी उनकी। यहाँ तक कि उन्होंने जोधाबाई से शादी भी की थी, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, ठीक है। तो मुगल की जो अलायंस थी ना, वो राजपूत के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, और यहाँ तक कि उनको राजपूत को हाई पोजीशंस पे रखा जैसे जाता था, जैसे राजा मान सिंह हो गए, ठीक है। और इससे क्या होता था, मुगल क्या होते थे, वो एक स्ट्रांग और स्टेबल पोजीशन में थे। बट औरंगजेब की पॉलिसी ऐसी नहीं थी। औरंगजेब की पॉलिसी थी कि वो क्या करते थे, जितने भी राजपूत अलायंसेस थे उसको उन्होंने ब्रेक किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को इम्पोज किया। इससे क्या हुआ, राजपूत ने रिवोल्ट कर दिया, राजपूत रिबेलियस हो गए, ठीक है। अब कुछ एक आते हैं जाट रिवोल्ट। जाट रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो मथुरा भरतपुर का जो रीजन है ना, जो जहाँ से गंगा बहती है, ठीक है, वो जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, वहां पे क्या होती थी, लैंड फर्टाइल होती थी, तो खेती भी अच्छी होती थी। तो अकबर ने क्या सोचा, क्योंकि हम लोग के पास पैसे की क्रंच थी, ठीक है, पैसे की क्रंच थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग इस एरिया में क्या बढ़ा दें, टैक्स बढ़ा दें। जब उन्होंने हैवी टैक्स बढ़ा दिया, जो कि वहां पे जाट जो रहते थे, तो उनको लगा कि ये तो हम हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, आप किसी और एरिया में टैक्स नहीं बढ़ा रहे हो, सिर्फ हमारे एरिया में टैक्स बढ़ाया आपने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। ये हो गई जाट की रिवोल्ट की बात। अब आते हैं सिख। सिख लोगों ने मुगल के साथ क्या क्यों रिवोल्ट किया, तो इसका एक स्टोरी है कि जहांगीर के टाइम पे जो सिख के गुरु थे, सिख गुरु गुरु अर्जन देव, ठीक है, गुरु अर्जन देव उस टाइम के सिख गुरु थे, ठीक है। और जहांगीर के जो बेटे थे प्रिंस खुसरो, वो इनके प्रीचर थे, इनके फॉलोवर्स थे, ठीक है। बट जहांगीर को ये चीज नहीं पसंद थी, ठीक है। तो जहांगीर ने क्या कहा, जहांगीर ने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया गुरु अर्जन देव को, ठीक है। इससे पहले के भी जितने भी गुरु थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स पे बिलीव करते थे, वो बस अपना प्रोपोगेट करते थे, ठीक है। बट उस टाइम तक कोई भी फाइट से रिलेटेड इनका सिख का कोई भी ऐसा रोल नहीं था। बट गुरु अर्जन देव के बाद इन्होंने क्या किया, इनका नाम रख दिया शहीद, और गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी फॉर्म की खालसा आर्मी, ठीक है, 1699 में इनका बदला लेने के लिए, ठीक है। तब से सिख की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, ठीक है, मुगलों के साथ। कॉन्फ्लिक्ट विल मुगल इंटेंसिफाइड। नाउ अब मराठा की क्या स्टोरी है। मराठा के साथ ये स्टोरी है कि जो डेक्कन वाला रीजन है ना, डेक्कन में जो स्मॉल स्मॉल कॉन्फेडरेसी में किंग्स रूल करते थे, ठीक है, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ठीक है, ये सारे रूल करते थे, ठीक है। बट इनकी प्रॉपर एक कोई स्ट्रॉन्ग खुद की कोई आर्मी नहीं थी। वहां पे जो डेक्कन में एक बहुत ही फेमस वो थे मराठ वो थे मराठा वॉरियर, ठीक है, जो कि इनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। कभी भी अगर डेक्कन रीजन में कोई भी लड़ाई होती थी, तो किंग इन मराठा वॉरियर्स के पास जाते थे, और ये इनको सर्विस प्रोवाइड करते थे, और इनके बदले इनको जो भी इनको चाहिए होता था वो इसको इनको प्रोवाइड कराते थे। इनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं था मराठा वॉरियर्स का, ठीक है। तो जब मुगल्स ने क्या सोचा, मुगल्स में जो शाहजहां थे, शाहजहां जाते हैं डेक्कन को कैप्चर करने के लिए जब, तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने मुगल क्या कहते हैं, मराठा वॉरियर्स के जो शाहजी भोसले थे, जो उनके लीडर थे, उनके साथ उन्होंने अलायंस बनाई, और उन्होंने बोला कि आप न्यूट्रल रहिए, ठीक है, और हम उसके बदले में आपको पुणे देंगे, ठीक है, पुणे देते हैं, ठीक है, बट आपको न्यूट्रल रहना है, आपको लड़ाई में शामिल नहीं होना है, ठीक है। तो शाहजहां ने अपने फोर्स से सारे जितने भी रीजन थे उनको कैप्चर कर लिया, एक्सेप्ट दिस अहमदनगर। अहमदनगर के एक बहुत ही अच्छे रूलर थे जो मलिक अंबर थे, ठीक है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया। बट उनके डेथ के बाद क्या हुआ, जो अहमदनगर वीक पड़ गया, और उनके बेटे ने ही शाहजहां को
सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब जब सरेंडर किया, जब उनको दे दिया, तो उन्होंने पुणे उनको दे दिया, जो फतेह खान थे, फतेह खान को पुणे दे दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, अब उनका मुगल्स एंड मराठा वॉरियर का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब तक भी मुगल्स अगर माल डेक्कन में आ भी गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनका स्टार्ट भी हो गया था, बट ये जो मराठा वॉरियर्स थे ना, वो डेक्कन में इजीली इनको रूल नहीं करने देते थे मुगलों को। वो क्या करते थे, प्लंडरिंग करते थे, ठीक है। वो लूटपाट करते थे डेक्कन रीजन में, ठीक है। और इनके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती थी। ये तो हो गया, हम लोग ने कुछ पॉलिटिकल रीजंस पढ़ लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रीजन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि रिलीजियस कॉजेस कौन से थे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। तो औरंगजेब क्या था, औरंगजेब एक बहुत ही रूढ़ावादी सोच का था। उसने क्या किया था, जिजिया टैक्स इम्पोज किया था टू नॉन मुस्लिम्स, यानी कि जो मुस्लिम्स नहीं है उनको एक जिजिया टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम और वो मुस्लिम किंग के अंडर हैं, ठीक है। इसको अकबर के टाइम पे अबॉलिश कर लिया था, अकबर ने इस चीज को अबॉलिश कर दिया था, बट औरंगजेब ने इसको स्टार्ट कर दिया था, जो कि हिंदू के अंदर एक रिसेंटमेंट की भावना को उत्पन्न कर दिया था। पिलग्रिमेज टैक्स, अगर कोई भी जाता था पिलग्रिमेज साइट को विजिट करने के लिए तो उस पर टैक्स लगता था। टेम्पल डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी थी औरंगजेब की। तो इस तरीके से जो नॉर्मल ह्यूमन कॉमन मैन थे ना, उनके बीच में भी एक रिसेंटमेंट की भावना उत्पन्न होती थी। इस वजह से भी ये भी एक कारण बना मुगलों का पतन होने में। So that's all for today, guys. We will meet you in the next lecture. And yeah, that's all. Thank you, guys. Please do like, share, and subscribe for more such videos.